जूलॉजी जंतु विज्ञान सीरीज, विज्ञान की सीरीज में हम लोग का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग जूलॉजी का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल पढ़ने जा रहे हैं। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। यह शरीर, बाह्य कंकाल की बात करें तो एक्सोस्केलेटन, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। शरीर को रक्षा प्रोवाइड करता है, रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई भी रक्त संचार नहीं होता है तथा इसके अंतर्गत बाल, नाखून आते हैं। और इसके उदाहरण हैं केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंघा यानी स्नेल, चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट, ये सब बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। जैसे आप देख सकते हैं, घोंघा है, शंख है, ये क्या है, केकड़ा है, ये सब बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। कछुआ की पीठ पर जो होता है बाह्य कंकाल तथा पैर व पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ये कछुआ है जिसके ऊपर बाह्य स्केलेटन सिस्टम और नीचे इंटरनल स्केलेटन सिस्टम है। आंतरिक कंकाल यानी इंडोस्केलेटन सिस्टम, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है तथा शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यह उदाहरण है जैसे मानव के अंदर पाया जाता है, बकरी, गाय, कुत्ता के अंदर जो होता है आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ये इसके उदाहरण है, कुत्ता है, बिल्ली, सांप, गाय। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र जो होता है अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक उपास्थि होता है और एक अस्थि होता है। उपास्थि की बात करें तो यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। इसका सूत्र होता है Ca3PO4 ट्वाइस होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाक हो गया, कान हो गया तथा सबसे बड़ी हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज जो होता है पाया जाता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ये हड्डियों का जहाँ जोड़ होता है उसके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अस्थि, दूसरा भाग आता है इसमें अस्थि। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं। इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं? दोनों होते हैं। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होती है जिसे हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल होता है और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होता है। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और नलिकाएं नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? लसिका के थ्रू होती है। मानव शरीर में उपास्थियों में पिन्ना, नाक की हड्डियों, श्वास नली के बीच एवं हड्डियों की संधि स्थल पर पाए जाते हैं। कहाँ? क्या? उपास्थि यानी कार्टिलेज। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। 30 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की जो संख्या होती है 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की जो संख्या होती है 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है।
वयस्क अवस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अस्थि को मांस से जोड़ता है टेंडन, और मांस को मांस से जोड़ता है फ्लेक्सर। मांस को मांस से जोड़ता है फ्लेक्सर। मानव शरीर में समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अनुबंधीय उपांगी यानी अपेंडिकुलर, और एक होता है अक्षीय यानी एक्सियल। अनुबंधीय उपांगी यानी अपेंडिकुलर मानव शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल जो संख्या होती है 126 होती है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल पढ़ लिए हैं हम लोग। हाथ की हड्डियाँ एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 हाथ होती हैं तो दोनों में 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। कौन कौन हड्डियाँ होती हैं? ह्यूमरस होता है, एक ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। इतनी हड्डियाँ होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस का होता है एगो ह्यूमरस, रेडियस एगो, अल्ना एगो, कार्पल यानी कलाई में कितने हड्डियाँ होती हैं? 8। मेटाकार्पल हथेली में 5 हड्डियाँ होती हैं, और फ्लेंजिस कुल अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। कुल मिलाकर के 30 हड्डी हो जाएंगी एक हाथ में, लेकिन 2 हड्डियाँ होती हैं तो दोनों हड्डियों में कुल मिलाकर के 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। यानी हाथ की हड्डियों की कुल जो संख्या होगी 60 होगी। ये हाथ की हड्डियाँ हैं। ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल, ये मेटाकार्पल है, और ये क्या है? फ्लेंजिज है। अब नेक्स्ट चलते हैं पैर की हड्डियाँ। एक पैर में 30 हड्डियाँ, 2 पैर में कुल मिलाकर के 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। कौन कौन हड्डियाँ होती हैं? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। फीमर की जो संख्या होती है 1 होती है। फीमर 1 होता है, पटेला 1 होता है, टिबिया 1 होता है, और फिबुला 1 होता है, टार्सल 7 होता है, और मेटाटार्सल 5 होता है, फ्लेंजिज यानी अंगुलियों में जो हड्डियों की जो संख्या होती है कुल मिलाकर के 14 होती है। यानी एक हाथ में 30 हड्डी, तो एक पैर में 30 हड्डी, और तो 2 पैर में कुल मिलाकर के 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये पैर का फिगर है जिसमें हड्डियों की जो संख्या दिया हुआ है, हड्डियों का नाम दिया हुआ है। कौन कौन हड्डियाँ हैं? फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फिबुला है, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज है। अगला पार्ट आता है हम लोग का पैल्विक यानी श्रेणी मेखला क्या होता है? इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि होती है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्कों में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाते हैं। तीनों जुट करके क्या बन जाते हैं? एक अस्थि बन जाते हैं। कैल्विकल ये हंसली होता है, हंसली के समान होता है। इसकी जो संख्या 2 होती है। इसमें जामुक यानी कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, कॉलर बोन और स्केपुला है, और एक कैल्विक है। स्केपुला और कैल्विक है। अगला आता है स्केपुला क्या होता है? अंश मेखला, या बाहों को कंधों से जोड़ता है। इसकी संख्या भी 2 होती है। स्केपुला की जो संख्या होती है 2 होती है। अच्छी अस्थियाँ कौन कौन है? अच्छी अस्थियाँ, यह शरीर के बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अच्छी की कुल जो संख्या होती है 80 होती है। कशेरुकी दंड यानी मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, इसे रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे पूंछ अस्थि यानी टेल बोन तक फैला हुआ होता है। इसकी कुल जो संख्या होती है 26 होती है। प्रारंभ में 33 होती है। प्रत्येक कशेरुकी के मध्य भाग को न्यूरल कैनल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। रिब्स यानी पसली, इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियाँ पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है।
ये स्टर्नम है और ये पीछे की तरफ जो है, आगे की तरफ स्टर्नम और पीछे की तरफ जो है ये मेरुदंड से जुड़ी हुई है। ये सब पसलियाँ हैं, ये सब पसलियाँ हैं। और इनकी जो संख्या होती है कुल 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, कुल मिलाकर के 24 होती हैं। ये जो 7 पसलियाँ हैं, 1 से लेकर के 7 जो पसलियाँ हैं, 1 से लेकर के जो 7 पसलियाँ हैं, इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। 1 से लेकर के 7 तक जो पसलियाँ हैं इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। और जो 8 से लेकर के 12 जो पसलियाँ हैं उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और जो लास्ट के जो पसलियाँ हैं 11 से 12, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टर्नम। स्टर्नम की जो संख्या होती है 1 होती है, रिब्स को आपस में जोड़ती है। आगे की तरफ जो होती हैं रिब्स आपस में जोड़ी होती हैं, वो स्टर्नम से लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिर। तो इसमें जो कुल हड्डियों की जो संख्या होती है टोटल 29 होती है। टोटल हेड में यानी सिर में टोटल 29 हड्डियों की संख्या होती है, जिसमें स्कल बात करें तो खोपड़ी, यानी खोपड़ी में कुल मिलाकर के 22 हड्डियाँ होती हैं। सिर में एक हड्डी होती है, गले के नीचे एक हड्डी होती है हार्ड जिसको कहते हैं। कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार के कुल सिर में 29 हड्डियाँ हो जाती हैं। स्कल में कुल बात करें तो फेस में 14 हड्डियाँ हो जाएंगी और कपाल में 8 हड्डियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कल है, जिसमें फेस है, फेस में 14 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं इसमें दिया गया है, पढ़ सकते हैं। एक कान है, कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। एक कान में 3 हड्डी होती हैं, मेलिकस, इनकस और स्टेपिस। तो 2 कान होती हैं, तो 2 कान में कुल 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये हाइड बोन है, ये यहाँ पर हाइड बोन दिया हुआ है, ये वाला हाइड बोन दिया है, इसके नीचे पाया जाता है हाइड बोन। ये कान की हड्डियाँ हैं। ये कपाल हैं, इसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं कपाल में। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में जो हड्डियों की संख्या होती है 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 गुना 6, एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। इसको याद करने का आसान तरीका है, ट्रिक है मिक्स। एम से मेलियस हो जाएगा, आई से इनकस और 6 से स्टेप्स हो जाएगा। इसकी जो साइज होती है 0.6 mm होती है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेप्स है, ये कान में ही पाई जाती है, अभी हम लोगों ने देखा है। सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, जांघ की हड्डी है जो जांघ में होती है। इसकी जो लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी की बात करें तो ये केल्विक जो होती है, जो कॉलर हंसली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, डेंट्री कहते हैं। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है, पैर में पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, याद रखने वाली बात है, पैर की जो हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं। इसी तरह से जो भी चिड़िया होती हैं, जितने भी बर्ड होते हैं, उनके भी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी खोखली होती हैं। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। पटेला जो होता है वो सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। जब हम नीचे बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी होती है, उस पर जो होता है जोर पड़ता है, जो पेल्विक का ही एक भाग है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ मांसपेशियाँ और अस्थियाँ आपस में मिलती है उसको टेंडन कहते हैं। उसको याद रखने का तरीका है MBT। एम से मांस और बी से बोन और टी से टेंडन हो जाएगा, या TM भी कह सकते हैं। जहाँ अस्थि और दूसरे अस्थि से जुड़ती हैं, यानी अस्थि एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसको लिगामेंट कहेंगे। इसको याद रखने का तरीका है LBB या BBL कह सकते हैं। अस्थि एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसको लिगामेंट बोलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अस्थियों की जोड़। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। जहाँ हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं उनके बीच में एक साइनोवियल नामक लिक्विड पाया जाता है, इसी की सहायता से हड्डियाँ मुड़ती हैं। जब इस द्रव की कमी हो जाती है तो वहाँ पर गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है। खोपड़ी में जो पीछे की तरफ होता है खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन या फोरमेन मैग्नन कहते हैं। फोरमेन मैग्नन कहते हैं। अस्थि कोशिका की बात करें तो बोन सेल की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, यह खराब अस्थियों को खा करके ख़त्म कर देता है। ये जो ओस्टियोक्लास्ट होता है ये खराब हड्डियों को खा करके ये जो है ख़त्म कर देता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियो सेल को बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है। ब्लास्ट अस्थि का निर्माण करेगा, इसको क्या बोलेंगे, बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट क्या होता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे जो होता है मैच्योर सेल कहते हैं, इसको मैच्योर सेल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। यह अस्थियों के बीच में पाया जाता है, जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है। यह हड्डियों के बीच में पाया जाता है, क्या, बोन मैरो। नेक्स्ट टॉपिक आता है संधि, ज्वाइंट। जहाँ हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वही संधि कहलाता है। संधि कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर के हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा कहते हैं। ये ज्वाइंट के टाइप दिए हुए हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं ज्वाइंट में। एक इमोबल होता है जो अचल होता है, और एक स्लाइटली मूवेबल होता है, अपूर्ण होता है, और एक फ्रीली मूवेबल होता है जो पूर्ण रूप से घूम फिर सकता है। जैसे बाल एंड स्कॉटेक होता है, बाल एंड सॉकेट होता है, हिंज बोन होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, पाइवोट ज्वाइंट जिसको खूंटी की ज्वाइंट कहते हैं, ग्लिंडिंग ज्वाइंट होता है, और सैडल एक्ट ज्वाइंट होता है। तो पारी पारी से सब देखेंगे। इमोबल ज्वाइंट क्या होता है, जो अचल संधि होती है। इस संधि को फिक्स्ड या फाइब्रस यानी रेशेदार संधि भी कहते हैं। ये थोड़ा भी गति नहीं कर सकता है। ये जो इमोबल जॉइंट होता है ये गति नहीं कर सकता, ये अपने स्थान पर जब तक स्थिर रहता है। जैसे खोपड़ी और दांत में पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है, खोपड़ी और दांत में पाया जाता है। ये एक जगह स्थिर रहता है और ये गति नहीं करता है। खोपड़ी एवं दांत में पाया जाता है इमोवेबल संधि। नेक्स्ट आता है स्लाइटली इमोवेबल। ये थोड़ा मोड़ा गति कर सकता है। यह संधि वहाँ पाई जाती है जहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है। जैसे पसलियाँ में जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता है, तो ये स्लाइटली इमूवेबल है। कशेरुकी दंड बैकबोन इसी तरह से पीछे मतलब बैकबोन है, कशेरुकी दंड है, ये भी थोड़ा थोड़ा जो है मूवमेंट करता है इसमें। ये फ्रीली मूवेबल, यह मतलब होता है कि विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान कर सकता है, गति कर सकता है। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। इसकी जो संख्या होती है 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है बॉल एंड सॉकेट। ये बॉल एंड सॉकेट होता है। इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है जो हड्डी इससे जुड़ती है उसके ऊपर भाग पर गोल होता है, ठीक है। यानी जो हड्डियां इस पे जुड़ी होती हैं उसके ऊपर ऐसे गोल होता है, और दूसरे वाले में एक खाली जगह होता है, ऐसे खाली जगह होता है। तो हड्डी जा कर के इसमें फंस जाती हैं, और यह सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पैल्विक और फीमर होता है, स्कैपुला और ह्यूमरस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पैल्विक है और यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर हड्डी एक इसके अंदर फंस जाती है और यह चारों दिशाओं में घूम सकता है। पैल्विक ग्रिडल हेड ऑफ फीमर
एसेटेबुलम फीमर। तो ये यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर हड्डी इसी में फिट रहती है और ये घूम सकती है इधर उधर। हिंज जॉइंट यानी कब्जा संधि, तो यह कब्जा संधि का एक उदाहरण है, फिगर में देखने को मिल रहा है, कब्जा संधि है। यह संधि केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है, जैसे जो हाथ जैसे कोहनी है, यहाँ पर कोहनी है, तो यह एक ही दिशा में गति कर सकती है, आगे पीछे केवल गति कर सकती है, केवल एक ही दिशा में मूवमेंट होगा इसका। जैसे कोहनी और घुटना है तो यह आगे पीछे ही गति कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है हिंज जॉइंट का। अगला आता है पिवोट संधि। इसका जो आकार होता है खूंटी के समान होता है। यह इसका उदाहरण जैसे हेड है, हेड में एक कैसे है, एक खूंटी के समान ही है, लटका हुआ है, एक गर्दन के ऊपर लटका हुआ है। इसको हम इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं खूंटी में, एक दूसरे के ऊपर खड़ी रखी हुई होती है। गर्दन में पाइवोट संधि जॉइंट पाया जाता है। कशेरुकी दंड का ऊपरी जो भाग होता है एटलस तथा निचला भाग एक्सिस कहलाता है। यानी जो गर्दन के ऊपर के जो ऊपरा भाग है उसको हम एटलस बोलेंगे और निचला जो भाग है उसको हम एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पर पिवोट जॉइंट देखने को मिला है। तीसरा चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। यह फिसलता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है और थोड़ा थोड़ा गति प्रोवाइड करता है। जैसे टार्सल हो गया, कार्पल हो गया, ये हाथ में पाया जाता है और पैर की पसलियों में पाया जाता है। टार्सल और कार्पल एक दूसरे पर फिसलती हैं और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करती हैं। जैसे हम हाथ इधर बंद कर सकते हैं, पैर को इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हड्डियां हैं ये सब हैं वही हैं, क्या है, टार्सल और कार्पल। पांचवा नंबर आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान ही होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान ही होता है, किंतु यह है कि निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति कर सकता है। जैसे अंगूठा को हम अपने आसपास ही घुमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको मोड़ नहीं कर सकते हैं, ये अपने आसपास एक निश्चित सीमा। का टॉपिक आता है जूलॉजी जंतु विज्ञान का, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। तो पारी पारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे पहले। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उत्सर्जन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी शरीर में जितने भी खराब पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। और यह जो काम जो अंग करेगा उसको हम उत्सर्जी अंग बोलेंगे। तो ऐसा काम करने वाले कौन कौन से अंग हैं, जैसे फेफड़ा है, आंत है, यकृत है, त्वचा है और वृक्क है। ये सब जो है ह्यूमन इम्पोर्टेंट एक्सर्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फेफड़ा क्या करता है, यह CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल करके उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा जो क्या करता है, यह पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। उसी तरह से वृक्क, यह भी सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। इसका जो आकार है सेम के समान होता है, सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार की बात करें तो 140 ग्राम होता है। वृक्क जो होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। और जो दाहिना किडनी होता है यकृत के दबाव के कारण नीचे आ जाता है। ये दाहिना किडनी है और ये लेफ्ट वाला किडनी है। तो इसमें यकृत यहीं इसी के ऊपर यकृत रहता है, तो इसके दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे आ जाता है। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल होता है तथा भीतरी भाग जो होता है यह उत्तल होता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृक्क का जो बाहरी भाग होता है यह उत्तल यानी उभरा हुआ होता है। ये जो वृक्क है इधर से उभरा हुआ है, तो यही बात कर रहा है। और नीचे की तरफ से क्या है, ये अंदर से अवतल है। वृक्क के बाहरी पतला भाग को कार्टेक्स, वृक्क की
बाहरी पतला भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक मोटा भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 30 लाख नसें होती हैं, जिन्हें विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य जो होता है इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, अतः इन नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, यानी बोमेन कैप्सूल कहते हैं। कटोरी नुमा या प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही क्या करता है, रक्त को छानता है या निस्पंदन करता है, यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करना है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। वृक्क में क्या किया जाता है, रक्त को छाना जाता है। यह क्रिया का अपोहन यानी डायलिसिस कहलाता है। अपोहन की क्रिया यानी प्रासरण विधि यानी ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होता है। अपोहन की जो क्रिया होती है वो प्रासरण विधि यानी ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होता है। डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया, Na+, K+ आदि उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। किडनी का कटा हुआ भाग है। कैसे कैसे रक्त फिल्टर होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दिया हुआ है। मूत्र या यूरिन का निर्माण जो होता है वृक्क करता है, जिसमें 95% जल होता है, 2% साल्ट होता है, 2.6% यूरिया तथा 0.3% क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का पीएच लगभग जो होता है 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच में रहता है, यानी बदलता रह सकता है। कभी ये अम्लीय होता है, वैसे तो इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है अम्लीय होता है, लेकिन यह 8.4 तक जा सकता है। कभी कभी यह क्षारीय भी हो सकता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग जो होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। वृक्क क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाया जाने वाला जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वृक्क में पथरी का बनना रीनल केल्काई कहलाता है। इसमें जो पथरी बनता है उसका बनना क्या कहलाता है, रीनल केल्काई। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क यानी ब्रेन है तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन का जो वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के तक होता है। यह सूचना को आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, खोपड़ी, क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिंजिस 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तंत्रिका तंत्र में पूर्ण निर्माण की जो क्षमता होती है क्या होती है, सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका को जो कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है वहाँ पर सेल डिवीज़न होगा ही नहीं। तो इसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है तो इसमें सेल डिवीज़न भी नहीं होता है। तंत्रिका तंतु यानी नस जो साइनेप्स कहते हैं, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना पाई जाती है। साइनेप्स के अंतिम छोर पर जिसको एक्सान बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
एक्सान बोलते हैं इसको, एक्सान बोलते हैं। एक्सान दूसरे एक्सान आवेश संचरण के लिए जो होता है, अर्थात तंत्रिका में एक एक्सान टर्मिनल है। अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है न्यूरॉन होती है। वैसे जीव जो उत्सर्जन में अमोनिया निकालते हैं उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे कीट हो गया, मछली हो गया, हाइड्रा हो गया। यूरोटेलिक क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन में यूरिया निकालते हैं उसको यूरोटेलिक कहते हैं। जैसे स्तनधारी में मनुष्य और पशु आ गए। यूरोकोटेलिक क्या होता है? वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं उसको यूरोकोटेलिक कहते हैं। जैसे छिपकली हो गया, मछली हो गया, गिरगिट हो गया, सांप हो गया। ग्वानोटेलिक क्या होता है? ग्वानोटेलिक वैसे जीव जो उत्सर्जन में ग्वानिन निकालते हैं उसको ग्वानोटेलिक कहते हैं। जैसे मकड़ी हो गया। रिमार्क, कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। पेड़ पौधों का गेंद यानी गोंद, लाशा तथा दूध का उत्सर्जन पदार्थ रहता है। मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन 2 भागों में बटा हुआ होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। हिंड ब्रेन ये भी 2 भागों में बटा होता है, सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रम इसका क्या रोल होता है? इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा विकसित भाग होता है। यह कुल मस्तिष्क का लगभग जो होता है 2/3 भाग यानी 66% यही होता है सेरिब्रम। इसका मुख्य काम क्या होता है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना सेरिब्रम का काम होता है। स्मरण शक्ति को जो होता है कार्टेक्स में मापते हैं। स्मरण जो मेमोरी होती है उसको हम कार्टेक्स में मेजर करते हैं। थैलेमस यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। थैलेमस इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है जो हमें ठंड, गर्मी और दर्द को बताता है। हाइपोथैलेमस यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हाइपोथैलेमस यह अतः स्रावी ग्रंथि में से होने वाले स्राव यानी बहाव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद एटसेट्रा को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? इमोशन सेंटर कहा जाता है। कार्पोरा क्या होता है? यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कार्पोरा। सेरेब्रल पेंडिकल यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। सेरेब्रल पेंडिकल। सेरिबेलम क्या होता है? यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह एक बेलनाकार रचना होती है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा कर्माकुंचन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट आता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड। रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। इसे सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों यानी सिग्नल को नियंत्रित करता है, अर्थात सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु परिवर्तित क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है।
रिमार्क वैसा क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सब क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका 3 प्रकार का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। अब पारी पारी से एक एक करके देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य यही करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड आते हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा आता है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका जो मुख्य रूप से 2 ही काम होता है, अनुकंपी क्रिया यानी सिंपैटिक फंक्शन और दूसरा होता है परानुकंपिक यानी पैरासिम्पैटिक फंक्शन। ये क्या होता है, अनुकंपी क्रिया, इस क्रिया के अंतर्गत इन निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँख का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना और पैर थरथराने लगना। ये जो होते हैं अनुकंपी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है परानुकंपी क्रिया। ये क्या होता है, पैरासिम्पैटिक फंक्शन। यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है परानुकंपी क्रिया। तंत्रिका तंत्र में आवेग का संचरण। तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसे नसें जो आवेग को यानी सिग्नल को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती हैं उनको तंत्रिका यानी नर्वस कहते हैं। नर्वस 3 प्रकार के होते हैं। नर्वस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका यानी मोटर नर्वस सेल, यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। कौन, मोटर नर्वस सेल। दूसरा आता है संवेदी तंत्रिका तंत्र यानी सेंसरी नर्वस सेल। यह क्या कहता है, शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है, सेंसरी नर्वस सेल। तीसरा आता है संयोजन तथा मध्यस्थ तंत्रिका सेल कोशिका यानी मिक्स्ड नर्वस सेल। ये दोनों काम करेगा, सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक तथा बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है मिक्स्ड नर्वस सेल, अर्थात दोनों कार्य कर सकता है। ये मिक्स्ड नर्वस सेल क्या कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। मस्तिष्क का जो पिछला एक भाग होता है पोन्स तथा जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है। पोन्स क्या करता है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कार्ड ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क में आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कार्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र यानी रिले सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो जनन या प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, अपने समान संतान उत्पत्ति की जो क्रिया होती है उसको जनन कहते हैं। जनन की क्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है यानी अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन। लैंगिक प्रोडक्शन क्या होता है यानी असेक्सुअल प्रोडक्शन, अलैंगिक प्रोडक्शन क्या होता है, इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक शरीर में हो जाता है। यह जनन कई प्रकार का होता है। असेक्सुअल प्रोडक्शन, विखंडन, एक पहला इसमें भाग होता है विखंडन। इसमें केंद्रक बट जाता है। क्या होता है, केंद्रक जो होते हैं आपस में बट जाते हैं
और नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में पाया जाता है। इसमें फिजन देखने को मिलता है, बाइनरी यानी विखंडन देखने को मिलता है। शरीर यहाँ से दबेगा यानी दो भागों में बट जाता है, यानी यहाँ पर विखंडन हो जाता है। ठीक है, ये मदर सेल होता है। जिस सेल से टूट कर बनते हैं उसको मदर सेल कहते हैं। जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो इसको मदर सेल बोलेंगे, और जब ये टूट जाते हैं तो इसको डॉटर सेल बोलेंगे। बाइनरी फिजन इन अमीबा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें मुकुलन यानी बडिंग। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहते हैं। यह बड कुछ समय पश्चात टूट कर नए जीव का निर्माण कर देता है। जैसे हाइड्रा में बडिंग होता है। इसमें एक उभार हुआ और ये धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ और कुछ समय बाद यहाँ से अलग हो गया। अब यह एक नए शरीर का निर्माण कर लेता है। तो इसमें अलग से कोई भी मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो यह बडिंग हो गया। हाइड्रा में बडिंग होता है। तीसरा होता है कायिक जनन यानी वेजिटेशन। यह जनन जिसे जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं उन्हें कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोकिलम, पत्थरचट्टा, गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद में ऐसा होता है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इस प्रकार जनन में नर युग्मक यानी मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे हो गया दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ का भारी होना। पुरुष में जो जनन क्षमता होता है 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और यह 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाती है। नोनाक्सिनाल 9 नामक जो दवा होता है स्पर्म को मार देता है। मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं मादा जननांग कहलाते हैं। जैसे एक होता है ओवरी, अंडाशय। यह अंडाशय जो होता है प्राथमिक मादा जननांग है। इसकी जो संख्या होती है टोटल 2 होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंडा का निर्माण करना होता है। अंडाशय में 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन, यह क्या करता है? हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा आता है प्रोजेस्टेरॉन, यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में सहायक होता है। तीसरा होता है रिलैक्सिन, यह हार्मोन प्रसव एंड डिलीवरी के लिए सहायक होता है तथा यूरेटस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडवाहिनी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। यह लंबी नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। यूटेरस यानी गर्भाशय, भ्रूण का जो विकास होता है यूटेरस में होता है। यूटेरस का जो आकार होता है थैली के समान होता है। यूटेरस में बनने वाला भ्रूण यानी बच्चा सबसे पहले हृदय बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? हृदय बनता है। यूटेरस के अंदर भ्रूण यानी बच्चा इमियोटिक सैक नामक झिल्ली में ढका रहता है। भ्रूण में जो भोजन गर्भनाल प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आयरन यानी लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु यानी ओवम कहते हैं। अंडाणु का जो आकार होता है स्पर्म से बड़ा होता है। अंडाणु जो होते हैं गोल आकार का होता है। इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं। नर जननांग, यह नर के शरीर का वह भाग है जो जनन क्रिया में भाग लेता है, नर जननांग कहलाता है।
इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे ब्रिसड होता है, टेस्टिस होता है। इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। यह शरीर के बाहर जो होता है कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य काम होता है शुक्राणु यानी तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। दूसरा होता है अधिप्रेषण यानी एपिडाइमिस या ब्रिश से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य काम होता है परिपक्व शुक्राणु को संचित करना। नेक्स्ट आता है शुक्रवाहिका यानी वेस डिफरेंस या स्पर्म मैच्योरेशन। यह पतला नश होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु शिश्न यानी पेनिस तक पहुंचते हैं। शिश्न क्या होता है? पेनिस क्या होता है? यह बाह्य जननांग है जिसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना होता है। वैस डिफरेंस टेस्टिस होता है। एपिडाइडमिस होता है ये जो बाहरी वाला भाग होता है खोखला, उसके ऊपर पाया जाता है। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक गैमेट कहलाता है और का मादा युग्मक से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है तथा युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का विकास होता है यूटेरस में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में होता है। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? मासिक चक्र रुक जाता है। मासिक चक्र रुक जाता है। मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है और भ्रूण का निर्माण यूटेरस में होता है। और जब भ्रूण का निर्माण होता है तो पूरा बेबी का रूप ले लेता है। जाइगोट है, एम्ब्रियो है, फीटस है, फिर बेबी है। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? दिया हुआ पढ़ लीजिए इसमें से आप लोग। परखनली शिशु की बात करें, एक क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर अंदर न करा करके बाहर परखनली में कराई जाती है और फिर निषेचित अंडे को जाइगोट बना करके पुनः माता के गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है तो इसको परखनली शिशु कहा जाता है। इसको इंजेक्शन के थ्रू जो होता है इसको यूटेरस में जो होता है डाल दिया जाता है तो यह धीरे धीरे बड़ा होकर के बेबी का निर्माण कर लेता है। विश्व में परखनली पहली जो परखनली शिशु जो था 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। भारत में पहली परखनली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी। सरोगेट मदर क्या होता है? जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को IVF तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सरोगेट मदर कहलाती है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? बाध्यकरण क्या होता है? नसबंदी पहला भाग आता है नसबंदी। वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें वैस डिफरेंस को क्या होता है? काट दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? मादा नलबंदी होता है। इसमें ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। हिस्टेरोटोमी क्या होता है? इसमें पूरा यूटेरस को काट कर निकाल दिया जाता है, इसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं। इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है? किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है कि लड़की है, इसे इम्यूनोसेप्टोसिस कहते हैं। यह कानूनी रूप से प्रतिबंध है।